हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग आपका पहला लेक्चर देख रहे थे समष्टि अर्थशास्त्र का। तो हम लोग चैप्टर को पूरा अच्छे से आपका पढ़ चुके हैं। चैप्टर को एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग इसमें देख चुके हैं। सारी चीज़ें पर हमने बहुत अच्छे से बात करी, उनको गौर करा और हमने इन सभी को आपका देख लिया। अब हम जो है इस चैप्टर के जो आपका क्वेश्चन आंसर हैं हम उनको प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो पहले तो हमें आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स और आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर देखना है। बेसिकली व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर देखना है। तो मुझे बताइए कि आपका मेरे प्यारे बच्चों, कितने बच्चों ने ऐसा है जो घर जाकर इस चैप्टर को आपका पढ़ा है और उसके एक एक अंतर को आपने बेसिकली आपने देखा है। कोई बता पाएगा? चलिए, ध्यान है तो आप मुझे बताइए, नहीं तो मैं आपके एक आपको पॉइंट करके लिखाऊंगा और आप उसको देखते चलेंगे और इस पर अपनी बात करते चलेंगे। ठीक है, देखिए, उत्तर की हम लोग इसमें आपका बात कर रहे हैं और इसमें उत्तर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर हमको देखना है। क्या करना है? बेसिकली हमको अंतर देखना है। क्लियर है? इन दोनों के अंतर हमको आपका देखना है। इस अंतर देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंतर को कैसे लिख लेंगे ऐसे। अब हम इसको दो पार्ट में आपका डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और जब इसको दो पार्ट में हम आपका डिवाइड करेंगे तो एक एक करके हम दोनों का जो अंतर है वो आपका लिख सकते हैं। यहां पर लिख लीजिए व्यष्टि और यहां पर लिख लीजिए समष्टि। क्या लिख लें? व्यष्टि और आपका समष्टि, दोनों को लिख लिया। आप एक एक पॉइंट करके इसको लिखते चलिए, पढ़ते चलिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र, अब मैं व्यष्टि नहीं लिखूंगा, खाली लिखूंगा इसमें व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों की समस्या का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत आर्थिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दूसरे इसमें देखना है कि इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन तथा उसकी समस्याओं को देखा जाता है। क्या है? उसकी समस्याओं को आपका देखा जाता है, उन समस्याओं को देखते हैं। इसमें मुख्यतः एक व्यक्तिगत फर्म अथवा
उद्योग की उत्पादन कीमत का निर्धारण होता है। व्यक्तिगत अथवा फर्म के उत्पादन और कीमत का निर्धारण ये आपको ध्यान रखना है। इसमें अर्थव्यवस्था के संपूर्ण उत्पादन तथा सामान्य स्तर, क्या कह रहे हैं, उत्पादन तथा सामान्य स्तर, सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण होते हैं। सामान्य सामान्य कीमत स्तर के का निर्धारण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें लिख लीजिए फिलहाल। आगे देख लीजिए, जैसे स्मॉल लिखेंगे, इसमें मुख्यतः मांग तथा आपूर्ति मांग तथा आपूर्ति और इसका मुख्य उपकरण समग्र मांग तथा आपूर्ति। चलिए पहले अब इसको कॉपी करें, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले क्या कह रहे हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में यह मान्यता है कि समष्टि स्थिर रहती है या स्थिर रहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए, जब हम किसी फर्म या उद्योग से उत्पादन तथा कीमत के निर्धारण का अध्ययन होता है।
कीमत के निर्धारण का अध्ययन होता है। इसमें मान लिया जाता है कि राष्ट्रीय आय स्थिर रहती है और कह रहे हैं कि इसमें मान लिया जाता है कि राष्ट्रीय आय स्थिर रहती है। क्या होती है? मान लिया जाता है कि इसमें राष्ट्रीय आय जो है स्थिर रहती है और कह रहे हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में व्यष्टि स्थिर रहती है। एक जगह समष्टि स्थिर रहती है, एक जगह व्यष्टि कैसी होती है? स्थिर रहती है। उदाहरण के लिए जब हम राष्ट्रीय उत्पादन स्तर का अध्ययन करते हैं, एग्जाम्पल के लिए कह रहे हैं कि जब हम राष्ट्रीय स्तर के उत्पादन का अध्ययन करते हैं तो क्या होगा? जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो मान लिया जाता है कि आय का वितरण स्थित है और कह रहे हैं कि मान लिया जाता है कि आय का वितरण ऐसा है, आय का वितरण स्थिर है। तो एक एक करके ये पेज आपने कॉपी कर लिया, लास्ट बार 30 सेकंड देख लीजिए, फिर इसमें आगे बढ़ जाएंगे। चलिए ये देख लिया, अब इसको जल्दी से कॉपी करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, देखिए क्या क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्व क्या है? हमको बेसिकली कुछ नहीं कहना है, हमको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, हमें उन विशेषताओं को बताना है कि आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है। अब आपने अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, 9-10 में आपने अच्छे से देखा है और आपने अगर अपनी पुरानी चीजें रिवीजन की हैं तो ये चीजें, ये क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएगा और वहां से आप इसका जो आंसर है वो आप बहुत अच्छे से इसमें कर सकते हो, इसको देख सकते हो। तो आपको ध्यान देना है आप सभी को। तो क्या कह रहा है आपको? पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। तो एक एक करके हम इन सारी विशेषताओं को देखेंगे। पहले देखिए, यह एक बाजार संपन्न होता है। क्या है? यह एक बाजार इसमें
बाजार क्रेताओं तथा विक्रेताओं को आपस में जोड़ता है तथा मांग व आपूर्ति पर कार्य करता है। क्या करता है? मांग और आपूर्ति पर कार्य करता है। और अगला लिख लीजिए इसमें, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें मांग और आपूर्ति बाजार शक्ति को निर्धारित करती हैं। वस्तुओं और सेवाओं की मांग व आपूर्ति बाजार शक्ति को निर्धारित करती है। शक्तियों को निर्धारित करती है। लिख लीजिए, फिर अगला देखेंगे इसी में। तो जल्दी करें, 30 सेकंड है आपके पास। सरकार उत्पादन तथा परिवार के संबंध में अपना हस्तक्षेप नहीं करती है। बल्कि उत्पादन बाजार की मांग व आपूर्ति पर निर्धारित करता है। कैसा है? मांग और आपूर्ति पर निर्धारित करता है तथा वस्तुएं एवं सेवाओं को बाजार में अंतःक्रियाओं के लिए मुक्त छोड़ा जाता है। कैसा होता है? मुक्त जो है आपका छोड़ा जाता है। ठीक, ये हमको ध्यान रखना है। और अगला इसमें देखेंगे, अधिकारों के कारण पूंजी की संचय की अनुमति दी गई है। अधिकारों के कारण पूंजी संचय की अनुमति दी गई है।
क्या दी गई है, संचय की जो है अनुमति दी गई कि पूंजी उत्पादन का एक मुख्य साधन के रूप में उभरे, ताकि पूंजी एक मुख्य संसाधन के रूप में उभरे। देख लीजिए, देख लिया। चलिए, तो आपने अभी तक 2 क्वेश्चन के जिसके आंसर थे, आपने इनको सभी को बहुत अच्छे से गौर करके जो है आपने इसमें देख लिया। अब वापस हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप सभी। देखिए, आप इससे पहले थोड़ा सा एक चीज मुझे बताइए कि सबसे पहले ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने ब्याज की दर के विषय में कुछ न कुछ लिखा है, या आप समझते हैं कि ब्याज की दर क्या है? 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा चुका हूं। मुझे बताइए कि ब्याज की दर से आप क्या समझते हैं? आप कहेंगे कि ब्याज की दर क्या है? ऐसा पैसा जो किसी बैंक या उधारकर्ता से जिस दर पर उधार लिया जाता है उसको हम ब्याज दर कहते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपए लिए और आपने कहा कि ये 5 रुपए की दर से है, यानी कि ब्याज रेट क्या हो गया, दर कितनी बता दी आपने, 5 रुपए। तो कहने का मतलब है कि जब आप अगले महीने उसका पैसा पे करेंगे तो 100 रुपए तो उसका मूल होगा प्लस 5 रुपए उसका ब्याज होगा। इस तरह से आप उसको 105 रुपए देंगे। क्लियर है? यह आपको पता होना चाहिए, याद रहेगी इतनी बात। अगला देखिए, लाभ क्या है? मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं लाभ क्या है तो आप किसको कहेंगे लाभ? ये लाभ है। किसी फर्म का अगर कोई उत्पादन हो रहा है तो आप उसको लाभ क्या कहेंगे? लाभ देखिए, तो लाभ के अंतर्गत आपने कुछ इनपुट्स यूज करे। आपने जैसे कि हमने बात कर रहे थे कल कि हम लोगों ने भूमि को, श्रम को, कैपिटल को यूज किया और हमने कुछ प्रोडक्शन किया। उस प्रोडक्शन को हमने मार्केट में बेचा और मार्केट में बेचने के बाद कोई चीज 100 रुपए की थी, 120-30 रुपए की गई, या टोटल हमको लाभ हो गया 100 रुपए, ऐसे मान लीजिए। उसमें से हमने सारा खर्चा निकालने के बाद हमको नेट कितना बचा, आप मान लीजिए हमको नेट आपका 50 रुपए बचा। तो आप कह सकते हैं लागत खर्च निकालकर जो बचता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे लाभ। लिख लें, हो सकता है लाभ क्या है, ब्याज क्या है, उद्यमती क्या है, आगत क्या है। उत्पादन के 4 कारक आपको बताने हैं। चलिए, उत्पादन के मैं 4 फैक्टर आपको बता देता हूं एक एक करके, थोड़ा सा। चार फैक्टर देख लीजिए उत्पादन के। पहला होगा पूंजी, अगला होगा भूमि, अगला होगा श्रम और अगला होगा मशीन। देख लीजिए,
ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आपका वन लाइनर में आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। बहरहाल आपको उनका पता होना चाहिए। अब आपको आगत को खुद देखना है, क्योंकि मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया था। श्रम का भी आपको पता है, उद्यम वृत्ति भी पता है, मजदूरी श्रम चीजें पता है। तो आप इसमें बहुत सारे फैक्टर जो हैं ऐसे हैं जो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों। तो फिलहाल आज का जो हमारा लेक्चर है हम लोग यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।